अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंट एंड सीरीज रील एनालिसिस 1 का सेकंड चैप्टर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस को पढ़ेंगे। सीक्वेंस के ऊपर जितने भी रिजल्ट्स हैं, जो कुछ भी होगा, पहले कुछ वीडियोस में जो 10-12 या जितनी भी बनेंगी उनमें सीक्वेंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसके अलावा काशी सीक्वेंसेस, उनके रिजल्ट्स, वो सब कुछ। और फिर उसके बाद सीरीज़ है, उसकी कन्वर्जेंस है, उसके कुछ रिज़ल्ट्स हैं वो देखेंगे। तो और रील एनालिसिस 1 का यही काफ़ी लेंथी चैप्टर बन जाता है। बाकी तो छोटे छोटे हैं चैप्टर, ये काफ़ी लेंथी ज़रा बन जाता है। तो अब देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। देखें, पहले तो आप लोग क्या करेंगे, हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहले बाय डेफिनेशन इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा जी, बाय डेफिनेशन क्या कह रहा है ये। बाय डेफिनेशन देखें तो सपोज एक्स एक नॉन ज़ीरो कोई भी हो गया, मतलब सेट हो गया, यूँ समझ लें। ठीक है, तो और एन एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी इसको स्टाइलिश एन कह लो। स्टाइलिश एन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ए कोई भी एक फंक्शन है एफ, वो एन से एक्स पर डिफाइंड है। और उसकी डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू एक्स एन, जिसमें से एन जो है वो इधर से आएगा और एक्स इधर से आएगा। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। पहले मैं इसको इंटरप्रेट कर देता हूँ ये है क्या। देखें, ये एक फंक्शन होता है, कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी चीज़ है, कोई ना कोई उसका फंक्शन होता है, कोई ना कोई उसका काम होता है जो उसने करना होता है। अब सीक्वेंसेस का क्या काम है कि उसने, यानी सीक्वेंस जो फंक्शन होगा उसने क्या करना है, उसने नेचुरल नंबर्स में से एक नंबर उठाना है और उसके करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर हमें दे देना है। सिंपल सी बात है। नेचुरल नंबर एक उठाएगा और उस नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें एक रियल नंबर दे देगा। तो जो उन रियल नंबर्स का उन नेचुरल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग एक तरतीब या एक ग्रुप बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोल देंगे। अब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लिखने के तरीके हैं इसके, हम लोग एग्जांपल्स के तौर पर देखते हैं। देखें, मिसाल है, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास ये जो एन है ना, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जब ये फंक्शन की बात कर रहे होते हो तो ये जो डोमेन में लिखा होता है इसका कोई भी सबसेट भी यहाँ पे भी आ सकता है, और इस सेट एक्स का भी कोई भी सबसेट यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे सेट एक्स को डिफाइन अभी मैं नहीं कर रहा कि ये रियल है, क्या है, कम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं। जस्ट एक हम जनरल डेफिनेशन कर रहे हैं सीक्वेंस की, कि उसकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रहेगी और जो रेंज है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये समझ लें कि कहीं पे आप लोग ये भी देखोगे, अब चूंकि नेचुरल नंबर है तो बेसिकली जाहिर सी बात है नंबरिंग हम लोगों ने करनी है। फिर हम लिखेंगे x1, x2, x3, जिसमें ये 1 2 3 ये डोमेन के लिहाज से आ जाएंगे। ठीक है, यानी ये एक्स इज एन इज इक्वल टू 1 के लिए, ये एन इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, ये एन इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग। तो ये इस तरह करस्पॉन्डेंस जो है वो आपके पास चलती रहेगी। अब क्या कर रहे हैं, ये x1 x2 x3 ये बजाते खुद रियल नंबर्स हैं। ठीक है जी, नेचुरल नंबर्स वाली तरह भी हो सकते हैं, पॉइंट में, डिवीजन में, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, एनीथिंग। ये x1 x2, लेकिन जो n है वो नेचुरल नंबर है, यानी वो 1 2 3 के अलावा नहीं होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट ये समझ लें कि यहाँ पे ये होल नंबर्स भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के बजाय किसी जगह पे किसी किसी बुक में होल नंबर भी दिया होता है, वो उसमें कोई मसला नहीं है। उसमें सिर्फ ये होगा कि आपके पास पहली टर्म एक्स नॉट मान ली जाएगी। ठीक है, अमूमन जो आप लोग अब पढ़े होंगे उसमें x1 से शुरू किया जा रहा है, तो x नॉट को भूल जाए, तो छोटे बड़े लेवल पर चले जाएं यानी कि तो वहाँ पे x नॉट भी यूज़ कर लिया जाता है। यानी अभी तक के लिए ये समझ लिए कि मैक्सिमम होल नंबर्स है। ठीक है, होल नंबर्स होगा या नेचुरल नंबर्स, अमूमन नेचुरल नंबर्स ही यूज़ किया जाता है। कुछ होते हैं सर पे जो मतलब आप लोगों को होल नंबर्स वाली यानी एक्स नॉट वाली कंडीशन भी लगा देते हैं, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बहरहाल अब एक्स को डिफाइन करते हैं। अब एक्स क्या होगा, एक्स एक रियल नंबर्स का सबसेट है, एक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, एक्स नेचुरल नंबर का सबसेट है, यानी सबसेट सॉरी कह रहा हूँ, यानी सेट है। ठीक है, वो क्या है। अब हम चूंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने रियल नंबर्स के अंदर रहना है, तो जाहिर सी बात है एक्स एक रियल नंबर्स का सबसेट होगा इन रियल एनालिसिस। ठीक है, अब रियल एनालिसिस के अंदर जो एक्स है, अगर वो आपके पास हो जाए रियल नंबर का सेट पूरा, या फिर एक्स हो जाए सबसेट आर का। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस के अंदर आप लोग क्या कह दोगे कि आपके पास एक रियल सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि आपके पास डोमेन में आंसर्स कौन से आ रहे हैं, रियल नंबर्स, तो वो रियल सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, यानी कि आप यूँ समझ लें, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आप बड़ा एक आम सा सीक्वेंस है 1/n, 1/n में जहाँ n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स में से। ओके हो गया। अब इसका मतलब ये होगा कि n इज इक्वल टू 1 जो है इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 1/1,
एन इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आएगा 1/2, एन इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग आएगा 1/3। इस तरह आप टू सो चलते चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये रियल नंबर्स आ रहे हैं ये वाले, ये एक सीक्वेंस बनाएंगे इनके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम इस ऐसे सीक्वेंसेस, ऐसी चीज़ों को सीक्वेंस कहेंगे और ये रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमारी हम क्या लिखते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये तो आपके पास एक सीक्वेंस की हो गई, ये रियल सीक्वेंस बने। अगर यही सिनेरियो सारा हम लोग कर देते कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है, यानी मैं ये कह देता कि आपके पास है, मिसाल है n स्क्वायर रूट, और जहाँ पे n जो है वो आपके पास एक नेगेटिव नेचुरल नंबर है या बिलोंग कर रहा है नेगेटिव इंटीजर्स में से। इस तरह का मैं एक सीक्वेंस अगर बना देता हूँ तो जाहिर सी बात है नेगेटिव रियल नंबर्स जो होते हैं या जो भी नेगेटिव मतलब नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट आयोटा की शक्ल में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो एक सीक्वेंस बनाएगा ये एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बनाएगा। ठीक है, इसमें आप n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे कि आपके पास जो है वो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 यानी -1 है बेसिकली, यानी नेचुरल नंबर 1 है ना, नेगेटिव इंटीजर्स में से n बिलोंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये बन जाएगी आप लोगों को कि यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 1 कह रहा हूँ, नेगेटिव इंटीजर्स में तो 1 आते ही नहीं है। देखें, करस्पॉन्डिंग नंबरिंग की लेनी है, जो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे वो तो नेचुरल नंबर्स ही होंगे ना। मतलब ये तो n जो डिफाइन कर रहा हूँ, ये वाला जो n डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ये डिफाइन कर रहा हूँ इसके लिए, इसके रूट वाली टर्म के लिए, और ये वाला जो n है ये नंबरिंग के लिए यूज़ है। चलें, आप कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मैं इसको रहने दे, मैं इसको यूँ कर लेता हूँ k, और जो k है वो बिलोंग कर रहा है नेगेटिव इंटीजर्स में से। ठीक है, ये मैंने एक सीक्वेंस लिख लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सीक्वेंस बनेगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए पहला रियल नंबर। अब इसमें पहला रियल नंबर कौन सा बन सकता है, वो -1 आप लोग कर लो, यानी कि k इज इक्वल टू -1 के लिए, k इज इक्वल टू -1 के लिए -1 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, आयोटा। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 जो पहला नंबर पे आएगा वो आयोटा आ जाएगा। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -2 कर दें तो वो आपके पास 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 के लिए 3 आयोटा। तो ये वाली जो आ रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इसका मतलब कि n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग। अब ये जो सीक्वेंस बनेगा ये एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बन जाएगा। अब इनको लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, जिस तरह मिसाल है कुछ बुक्स ऐसे लिखेंगी xn इस तरह डाल के इस तरह कर देंगी 1/n, जहाँ पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, इस तरह भी लिख देते होते हैं। इसके बाद इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, या इस तरह ये वाली लेस देन वाला जो साइन होगा। ठीक है, इस तरह भी लिखते हैं आप, तो थर्ड जो है वो 1/n जहाँ पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। ये 3-4 नोटेशन है। अब जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ वो आर उसकी बार्टल की बुक है, उसमें ये वाली नोटेशन ज़्यादातर फॉलो की हुई हैं। तो इस वजह से जो अब मैंने नोट्स बनाए हैं कुछ वो बार्टल से बनाए हैं, कुछ रूडन वाली बुक से, कुछ इस तरह मिक्स करके बने हुए हैं। तो कुछ नोटेशन उसमें हो सकता है मैं यहाँ पे ये कहीं पे ये यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे ये यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे ये यूज़ कर रहा हूँ। तो नोटेशन का फ़र्क है, बात मैं सीक्वेंस की ही करूँगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने उससे घबराना नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गया सीक्वेंस के टर्म्स कैसे लिखी जा रही हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारा कुछ आप लोगों को देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अगर हम लोग पढ़ लें, डोमेन जो है वो सबसेट हो नेचुरल नंबर्स होगी या होल नंबर्स हो सकती है, या होल नंबर्स का सबसेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो x है वो आपके पास, अब यहाँ पे x f का रोल x अदा करेगा कि n से x जा रहा है, n नेचुरल नंबर्स है, x सेट ऑफ यानी कि कोई भी एक सेट है। ठीक है, सीक्वेंस होगा तो जब जाहिर सी बात है जब भी आप फंक्शन लिखते हो आप कहते हो कि f फ्रॉम, मिसाल है मैं कह देता हूँ कि सेट x टू सेट y है, तो आप क्या लिखते होते हो कि f ऑफ x, इसके एलिमेंट्स में स्मॉल x आ जाएंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू y आ जाएगा, y इसमें बिलोंग कर रहा होगा और स्मॉल x कैपिटल x में बिलोंग कर रहा होगा। सिमिलरली आप क्या करोगे कि अगर आप इसी को स्मॉल x कह देते हो और यहाँ पे कहते हो कि स्मॉल x एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कैपिटल x तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो x है ये आ जाएगा, इधर से n आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इधर से आप मिसाल है स्मॉल x, इधर से आप इसको रिजल्ट देने के लिए इसको xn कह लो। ठीक है, तो ये एक फंक्शन आप डिफाइन करोगे, इसको आप लोग सीक्वेंस कह दोगे। सही हो गया। तो अब यही काम इधर किया जा रहा है। देखें, x एक फंक्शन लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी सेट x तक। अभी तक यहाँ पे सेट x को मैंने डिफाइन नहीं किया कि ये मैं रियल ले रहा हूँ या कॉम्प्लेक्स, जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये सीक्वेंस है, इसको हम कैसे लिखेंगे कि x जो है वो इसके एलिमेंट पे अप्लाई होगा और आंसर इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो x1 के क्रॉस x जब 1 पे अप्लाई होगा उसका आंसर इसमें से x1 के करस्पॉन्डिंग आएगा, x जब 2 पे अप्लाई होगा तो इसका आंसर x2 आ जाएगा। इसी तरह आप टू सो xn तक चलेंगे।
ठीक है। तो इसके बाद डिफरेंट नोटेशंस हैं। अगर इनफाइनाइट होगा तो आप इसको n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी कर लें, सादा ऐसे लिख लें, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लें n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। कुछ डिफरेंट तरीके हैं लिखने के, सही है। तो आप लोगों को जो सा ईजी लगे वो आप लोग कर सकते हैं। तो अब आगे क्या होगा कि एक्स एन इज़ अ सीक्वेंस, देन एक्स वन इज़ अ फर्स्ट टर्म, एक्स टू सेकंड टर्म। जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग ले रहे हैं। अब नेचुरल नंबर पहले नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग पहली टर्म ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब पहला नेचुरल नंबर आपके पास 1 है तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो एक्स वन है वो पहले नंबर पर ही आएगा। इसी तरह वो दूसरे नंबर पर है, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, इस तरह नंबर आपके एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री चलते चले जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने काम की तरफ, जिसको हम लोग रियल एनालिसिस में अब शुरू करेंगे। रियल सीक्वेंस क्या होता है? सिमिलर केस है, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है जो ये मैंने डिफाइन की है, एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है। सिर्फ आप लोगों ने करना क्या होगा, आप लोग ये कहोगे कि जो एक्स है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है या सेट ऑफ रियल नंबर्स का कोई सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा है कि सीक्वेंस एक्स एन, अब एक्स एन सीक्वेंस मैंने क्या दिया, इधर आप एफ कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है ना, कोई भी सीक्वेंस है वो एक फंक्शन होगा। इधर मैंने एक्सन एफ की जगह एक्सन ले लिया है, पहले एक्स लिया था, पहले उससे पहले एफ लिया था, इसको मैंने यहाँ पे एक्सन क्या दिया, तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। आप एक्सन की बजाय यहाँ पे स्मॉल एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्स लिया हुआ है तो इस वजह से आप स्मॉल एक्स ही लें। स्मॉल एक्स एक मतलब सीक्वेंस होगा फंक्शन, यानी कि फंक्शन है, ठीक है। पहले फंक्शन की बात करनी है, उससे जो रिजल्टेंट रियल नंबर ये वाले आ रहे हैं ये एक सीक्वेंस बनेगा, सही हो गया। अब ये एक रियल सीक्वेंस होगा। अब यहाँ पे या तो आर आ सकता है पूरे का पूरा रियल नंबर, उस केस में आपके पास सीक्वेंस इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस बन जाते हैं। यहाँ पे अगर फाइनाइट सेट आ गया, कोई सेट ऑफ मिसाल है, कोई भी सेट आ गया, कोई भी फाइनाइट सेट यहाँ पे एक रेंज में आ गया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी फाइनाइट आएंगे, वो एक फाइनाइट सीक्वेंस बनेगा। इनफाइनाइट सीक्वेंसेज होंगे, ठीक है, वो भी हम आगे ऐसा ऐसे देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे किसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई हैं, ठीक है जी। अब चूंकि अब सारा काम, अब कॉम्प्लेक्स को भूल जाइएगा, वो तो एक जनरल आइडिया था आप लोगों के पास, ठीक है। अब सारा काम हम रियल एनालिसिस में करेंगे। अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जहाँ पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ कि आपके पास एक्स, यानी कि इसके लिए आपके पास क्या होगा, एक्स एक फंक्शन होगा, ठीक है। वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जाएगा सेट किसके ऊपर, आर के ऊपर। और इस आर की डेफिनेशन इसने डिफाइन कैसे की है, वो ये कह रहा है, मैं बल्कि इसको रफ पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखें, अब इस पहले के लिए वो करेगा क्या, वो एक एक्स फंक्शन डिफाइन कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। और इस फंक्शन की डेफिनेशन वो क्या बना रहा है कि एक्स जब आपके पास एन पे अप्लाई होगा, यानी एन इसमें से बिलोंग कर रहा है, जब एक्स इस पे अप्लाई होगा आंसर क्या आएगा, 2 की पावर एन। ये उसने अपने पास से कोई एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। जिस तरह मैंने कहा था कि एक्स जब एन पे डिफाइन होगा आंसर देगा एक्स एन। अब ये जो एन टर्म बन रही है उसको उसने इस तरह का शक्ल दे दिया, ठीक है। अब इसको मैंने पहले क्या कहा था, इसको तो मैंने एक्स एन कहा था, ठीक है ना। देखे ना, मैंने एक्स ऑफ वन को क्या बोला था, एक्स वन। इसी तरह एक्स ऑफ टू को मैंने क्या बोला था, एक्स टू। सिमिलरली एक्स ऑफ एन क्या होगा, एक्स एन हो जाएगा, वो 2 की पावर एन। अब ये एक सीक्वेंस बन गया जिसमें जो एन है वो आपके पास कहाँ से बिलोंग करेगा, एन चूंकि डोमेन का एलिमेंट है तो वो डोमेन का एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से, सही हो गया। तो ये आपके पास है। इसी तरह आपने क्या किया, एक और फंक्शन एक्स ही डिफाइन किया, ठीक है। आपने क्या कहा, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर जा रहा है और उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर है। इसी तरह आपके पास क्या है, इसी तरह एक फंक्शन ये आपने बनाया, दूसरा फंक्शन इसी तरह इसी सिनेरियो के अंदर एक और डेफिनेशन बना ली इसी फंक्शन की, वो आपके पास क्या हो गई कि एक्स जब एन पे अप्लाई होगा आंसर क्या देगा, -1 की पावर एन। इसी तरह ये डिफरेंट एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं, वो आप लोग देख सकते हो। अच्छा, अब आगे एक नया कंसेप्ट है, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। अब रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, देखें, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब है, अब देखें, अब आप लोग एक कंफ्यूज होंगे कि फंक्शन की रेंज और सीक्वेंस की रेंज में फ़र्क क्या है। अब यहाँ पे वो फ़र्क समझ लीजिएगा। सीक्वेंस, पहले मैं फंक्शन की रेंज की बात करता हूँ। फंक्शन की रेंज का मतलब है कि डोमेन के लिए ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी के फंक्शन, मिसाल है मैं कहता हूँ कि मैंने एक सेट लिया है 1 2 3। अब ये डोमेन का सेट है, ठीक है। मैं कहता हूँ डोमेन ऑफ एफ जो है ना वो इसके बराबर है। इसका मतलब कि आपके पास एफ के पास 3 ही चांसेस हैं कि वो इस, या तो इस पे अप्लाई हो जाए, या वो इस पे अप्लाई हो जाए, या वो इस पे अप्लाई हो जाए। तो इसका मतलब मैक्सिमम आंसर्स कितने आएंगे, एफ ऑफ 1 एक आंसर, एफ ऑफ 2 दूसरा आंसर, एफ ऑफ 3 तीसरा आंसर। ये 3 आंसर्स पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर ये वाले, ये फंक्शन की रेंज है। फंक्शन की रेंज का मतलब है कि जितने डोमेन के एलिमेंट्स हैं उन पर फंक्शन अप्लाई होकर जो आंसर्स आएंगे वो आपके पास फंक्शन की डोमेन हो जाती है। लेकिन सीक्वेंस की डोमेन ये वो होती है कि आपके पास उस सीक्वेंस के अंदर कितनी डिस्टिंक्ट टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। सीक्वेंस ये होता है आपके, यानी सीक्वेंस की रेंज ये होती है।
एक्स एन इज अ सीक्वेंस देन द सेट एक्स एन बिलोंग्स टू एन। अब ये एन एक्स एन जितने भी हैं ये सारे आपस में डिस्टिंक्ट हैं, सेम नहीं है, ठीक है। मिसाल है, जिस तरह मिसालें दी हुई हैं कि -1 की पावर n है। अब जब n को 1 पुट करते हो -1 आ जाएगा, फिर +1, फिर -1 अप टू सो इस तरह चलता चला जा रहा है। अब इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 2 ही हैं, वो या +1 आ रहा है या -1 आ रहा है, तो यही इसकी रेंज का सेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह -2 की पावर n क्या बनेगा? -2, 4, -8, 16। जब आप n को वैल्यू 1, 2, 3 पुट करेंगे उसके हिसाब से, पावर्स के हिसाब से ये एक सीक्वेंस बन गया। अब आपने क्या किया, अब इसके अंदर सारे डिस्टिंक्ट हैं तो सारी रेंज में आ जाएंगे। यानी रेंज सिंपली क्या होगी आपके पास, उस सीक्वेंस के अंदर कितनी डिस्टिंक्ट टर्म्स आ रही हैं। अब मैंने डिस्टिंक्ट का वर्ड क्यों यूज़ किया, देखें। अब ऐसे सीक्वेंस भी तो है ना। अब मिसाल है, मैं अगर सिर्फ 1 लिख देता हूँ, इसका मतलब है 1 n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी का मतलब ये होगा कि 1 इन्फिनिट टाइम आ रहा है। अब ये एक इन्फिनिट सीक्वेंस है, इन्फिनिट सीक्वेंस है तो इसका मतलब 1, 1 अप टू सो ऑन चलता चला जा रहा है। तो इसका मतलब 1 इन्फाइनाइटली मैनी टाइम्स आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, रेंज आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, रेंज में रिपीटिशन नहीं होती। तो इस वजह से जब भी आप फंक्शन, चूँकि आप लोग फंक्शन से मुझे यकीन है कि पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा, उसमें आप रेंज को रिपीट नहीं करेंगे। जो भी आपके पास फंक्शन होगा, यानी ये बेसिकली एक किस्म की 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बन रही है ना फंक्शंस के दरमियान, कि n इज इक्वल टू 1 के लिए एक ही आ रहा है, 2 के लिए फिर एक आ रहा है, 3 के लिए फिर एक आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बन रही है। और 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस में हमेशा याद रखिएगा रेंज रिपीट नहीं होती, ठीक है। यानी कि जो 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस, ये 1-to-1 फंक्शंस होते हैं, या जिस तरह बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है कि अगर आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है, और यहाँ पे आप कोई फंक्शन एफ डिफाइन करते हो, यहाँ पे मिसाल है दिया हुआ है A B C, यहाँ पे D E F, तो एक डोमेन के लिए एक ही रेंज होगी। वो तरतीब जिस तरह मर्जी, अब ए इस पे आ रहा है, बी आप एफ पे कर दो, सी मैप जिस तरह मर्जी करवा दो, ठीक है, रिलेशन जिसके साथ मर्जी करवा दो, लेकिन एक के साथ एक ही होगा। 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस, गद्दारी नहीं करनी, ठीक है, दोगलापन नहीं रखना, सही हो गया भाई। एक ने एक के साथ ही जोड़ना है, एक से ज़्यादा के साथ नहीं जोड़ सकता। ना तो डोमेन एक से ज़्यादा रेंज रखेगी, ना रेंज एक से ज़्यादा डोमेन रखेगी, ठीक है। वैसे भी अगर एक से ज़्यादा डोमेन रखते हो तो फंक्शन ही नहीं होता ना। अब अगर रेंज रिपीट हो रही है, नहीं रिपीट हो रही, कोई रेंज के साथ किसी का रिलेशन नहीं बन रहा, वो इन टू ऑन टू फंक्शन वो उसमें मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन वैसे ये होगा कि रेंज रिपीट नहीं होगी 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस या 1-to-1 फंक्शन के अंदर या बाइजेक्टिव फंक्शन के अंदर। वो चूँकि ये फंक्शन क्या कहता है, ये आपको कहता है कि आपने एक के साथ ही लॉयल रहना है, एक से ज़्यादा नहीं रखने, ठीक है। तो वही काम है इधर। तो 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस की वजह से यहाँ पे फिर क्या है कि डिस्टिंक्ट आ जाते हैं, ठीक है। यानी 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस में ये होगा ना कि एक के साथ एक ही होगा ना। अब अगर 1 जो है वो इन्फिनिटली मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसकी रेंज में एक ही 1 आएगा, ठीक है। तो वो 1 जो है वो आपके पास n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 के लिए बार बार इस तरह आता चला जाएगा। एक ही नंबर के लिए, यानी एक ही n के लिए एक बार n, फिर दूसरी दफ़ा दूसरी के लिए, दूसरी दफ़ा तीसरी के लिए, यानी 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बनती चली जाएगी। वो आपके पास एक फंक्शन बनेगा 1-to-1। अब 1-to-1 फंक्शन बेसिकली सीक्वेंसेस हो जाएंगे। अब उसकी मैं फिर रिपीट कर दूं, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस और फंक्शन ऑफ अ सीक्वेंस में फ़र्क है। फंक्शन ऑफ अ यानी कि जो रेंज फंक्शन की रेंज होगी उसका मतलब है कि डोमेन की जितनी पॉसिबिलिटी है उसके लिहाज से फंक्शन जब अब उस डोमेन के हर एलिमेंट पे अप्लाई होना है उससे जो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी। अब हो सकता है डोमेन का कोई एलिमेंट रेंज के किसी एलिमेंट के साथ कर ही ना रहा, वो इनटू फंक्शन होता है। मिसाल है जिस तरह, चले मैं आपको फंक्शन हल्के फुल्के इधर रिवाइज करवा ही दूँ, ठीक है। अब मिसाल है, ये मैंने एक फंक्शन बनवाया, ये एफ फंक्शन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये मिसाल ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये एक फंक्शन आपके पास बन गया है, ठीक है। ये वाला फंक्शन, फंक्शन में रेंज रिपीट की जा सकती है, डोमेन रिपीट नहीं होती, ठीक है। तो मतलब ये रिपीट होने का मतलब ये है कि दो डिफरेंट डोमेन के लिए एक सिंगल रेंज की जा सकती है, लेकिन दो डिफरेंट रेंजेस के लिए एक सिंगल डोमेन हो जाए वो बात गलत है, वो नहीं करनी, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन बनेगा, अब एफ तो किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं रहा, ये टूटा फूटा जी, दिल टूटे दिल जले लोग, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो अब ये उस तरह का बंदा है, अभी इसके साथ किसी का रिलेशन नहीं है, जिसके साथ जो भी था वो टूट चुका है, अब ये दुखी बैठा है बेचारा, ठीक है। तो अब ऐसा फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन, के वो अपने आप में ही रह रहा है, सही हो गया। तो इसके बाद आगे आप आपके पास आ जाते हैं ऑन टू फंक्शंस। अब ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं कि आपके पास जो है वो सारी की सारी रेंज होनी चाहिए, रिपीट भी हो सकती हैं। मतलब मिसाल है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी ई एफ, ये मैंने एक फंक्शन, ये एक ए सेट है, ये बी सेट है, ये एक फंक्शन एफ डिफाइन करवाया। इसमें ऐसे भी किया जा सकता है, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे और ये इस पे, ठीक है। इस तरह आप देखें, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है,
ये एफ बी इसी पे ही आ जाएगा। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, सॉरी, अभी मेरे जेहन से थोड़ी सी चीज़ें स्किप हो गई हैं। बस अभी ये याद रखें कि आपके पास डुम इनटू फंक्शन के अंदर सारी की सारी रेंज ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट रेंज वाले सेट में ज़रूर होगा जो आपके पास किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाएगा। लेकिन ऑन टू फंक्शन के अंदर आपके पास सारी की सारी इमेजेस, मतलब यानी ये सारी के जो रेंज के एलिमेंट हैं उनके साथ किसी न किसी का रिलेशन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाता है जिसमें हम ऑन टू वन क्रॉसपोंडेंस को इकट्ठा मिला देते हैं कि एक तो सारी की सारी रेंज भी मतलब इकट्ठी हो, ठीक है, सारी की सारी रेंज भी यूज़ हो और एक के साथ एक ने जुड़ना है, जिस तरह मैंने ये बताया आपको, ठीक है। तो ये फिर 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस और ऑन टू मिक्स करके एक बाइजेक्टिव फंक्शन बना देते होते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये फंक्शंस की थी। इसी तरह रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगी कि एक सीक्वेंस है उसके अंदर डिस्टिंक्ट टर्म्स कितनी हैं। अब वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, जिस तरह इसमें सिर्फ 2 थी, इसमें इन्फिनेटली मैनी है, इसमें भी इन्फिनेटली मैनी है। तो जितनी रिपीट होंगी, जितनी डिस्टिंक्ट होंगी, वो सारी की सारी उसके उठा के एक सेट बना दो तो आपके पास रेंज हो जाएगा सीक्वेंस का। सही हो गया। अब ये आपके पास हो गया। इसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती हैं। अब टाइप्स में हम लोग क्या करेंगे, अब देखें, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं इतनी डिटेल में क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी बेसिकली तो मैंने सीक्वेंस को डिफ़ाइन किया है और उसकी रेंज के बारे में बताया है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। इस वजह से मैं इतना ज़्यादा लेंथी करवा रहा हूँ ताकि आप वीडियो लेक्चर सुने, साथ साथ आपको याद भी होता रहे। कोशिश मेरी ये है, ठीक है। तो इस वजह से ये नहीं घबराना कि लेक्चर लेंथी है, ठीक है, और चीज़ें थोड़ी सी करवाई जा रही हैं। चीज़ें जो हैं वो आपको इन डेप्थ लेके जाया जा रहा है। कोशिश पूरी मेरी ये है कि मैं चीज़ों को बेसिक्स लेवल पर जाके समझाऊँ कि चीज़ें बेसिकली होती कैसे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर टाइम लगता है, तो चीज़ें समझने के लिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वो फिर टाइम तो लगता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से इस तरह मैंने यूट्यूब लेक्चर पर देखे हैं, बहुत से टीचर्स यानी कि ट्रेडिशनली कॉलेज में देखे हैं, सीधी सीधी उन्होंने क्या करना था, रेंज की डेफिनेशन बताई, ठीक है, कि ये एक फंक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक, सही है। इसके बाद एक दो एग्जांपल से दी, ये इसकी एग्जांपल, ये इसकी एग्जांपल, और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे होते कि ये फंक्शन कैसे अप्लाई होके, कहाँ पे किस तरह डील होगे, किस तरह आ रहा है, ठीक है। क्या ये इनटू वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस वाला फंक्शन है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब वो चीज़ वो कोई नहीं बताता, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता है, जो चीज़ें वो मैं बता सकूँ। बाकी आप लोग देख लें, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शायद मेरे से ज़्यादा पता हो, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों के पास क्या आ गया, टाइप्स ऑफ फार्मूले। अब ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है। बेस्ड ऑन टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ फार्मूला कितने हैं, यानी कि वो 2 किस्म के होंगे, एक्सप्लिसिट और इंडक्टिव। एक्सप्लिसिट वो होता है कि वो ईजिली एक्सप्लेन्ड हो, मतलब ईजिली आपको सामने चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही हों, वो एक्सप्लिसिट हो गया। इम्प्लिसिट इसके मुकाबले में होता है कि आपको चीज़ें बनानी पड़े, यानी कि सीधी नज़र ना आ रही हों, जिस तरह कहते हैं कि टेढ़ी उंगली करने के घी निकालना, वो बात इम्प्लिसिट में होगी। और एक्सप्लिसिट में आप सीधी उंगली से भी सारा घी निकल आएगा, सही है। तो अब इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, एक्स की पावर एन, इसी तरह -1। अब इसमें इम्प्लिसिट फार्मूला नहीं है सीक्वेंसेस के केस में, वो मैं आपको इसके अपोजिट कंसेप्ट समझाने की बात मैंने की है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक्सप्लिसिट फार्मूला है, इसके अंदर आपके पास सीधे सीधे एक्स एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर -1 की पावर एन 1 + 1 होल पावर एन, ठीक है। ये वाले आपके पास फार्मूले हो जाएंगे एक्सप्लिसिट में। इसके बाद आ जाता है इंडक्टिव, और इसको रिकर्सिवली डिफाइंड भी बोलते हैं। अब इंडक्टिव को रिकर्सिवली डिफाइंड क्यों बोलते हैं, अब इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे, ठीक है। अब इंडक्टिव फार्मूला क्या होता है, देखें, इंड्यूस होना किसी चीज़ से, कि आपके पास इनिशियली कुछ डाटा मौजूद था, उस डाटा की बेसिस पे कुछ जनरली चीज़ आपने इंड्यूस कर ली, जिस तरह आप इंडक्टिव लॉजिक पढ़ते हैं कि आपने कुछ, आपके पास बेसिक एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स से जो डाटा आया आप लोगों के पास, उसको एज खाम पढ़ लें या रॉ मटेरियल का पढ़ लें, ठीक है। रॉ मटेरियल के तौर पर उसको यूज़ किया और उसको रिफ़ाइन करके आपने मज़ीद उससे आगे चीज़ें बना ली, ठीक है। वो आपके पास वो जो प्रोसेस होगा उसको आप क्या कहते होते हो, इंडक्शन प्रोसेस कह देते हो या इंडक्टिव फार्मूला कह दोगे। अब देखें, इंडक्टिव फार्मूला में क्या है, आपके पास x1 पहले से पता है आपको, उस x1 की बेस पे आगे आप आगे क्या बना रहे हो, आगे आने वाली आप लोग मतलब टर्म्स बना रहे हो, सही है। तो इसको इंडक्टिव कह देंगे। इसी तरह फेमिनेसी सीक्वेंस है, इसी तरह डिफरेंट सीक्वेंसेस होंगे जिसमें आपको इनिशियली कुछ वैल्यूज़ पता होंगी और उन वैल्यूज़ की बेस पर आप आगे वाली वैल्यूज़ को डिसाइड करते हो। कई दफ़ा आप यूँ कह दोगे कि एक सीक्वेंस आप ऐसा बनाओ जो प्रीवियस टर्म्स के डिफरेंस से बन रहा हो,
ठीक है, यानी कि अगर प्रीवियस टर्म आपको इनिशियली टर्म में मिसाल देता हूँ, इधर मैं लिख के आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए मिसाल है, मैं क्या देता हूँ कि x1 आपके पास 2 है और x2 जो है वो आपके पास 5 है, और जो बाकी आगे आने वाली xn, अब देखें पहली 2 टर्म है, ठीक है, तो 2 टर्म है तो जाहिर सी बात है 2 टर्म आपको पता है तो आपने थर्ड टर्म मालूम करनी है और आपने n को 1 यूज़ करना है। तो जब n को 1 यूज़ करना है तो आप n+2 कर दो। जाहिर सी बात है जब 1 इस 2 से आगे वाली टर्म ही बतानी है ना, तो आप n में 2 को ऐड कर दो, तो 1 में जब 2 ऐड होगा थर्ड टर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, तो अब xn+2 आपने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करोगे? मैं कहता हूँ जी जो xn+2 सीक्वेंस बन रहा है ना, ये आपके पास इन प्रीवियस टर्म्स का डिफरेंस है। ठीक है, वो कैसे है देखें, मैं डिफरेंस क्या देता हूँ जी, मैं क्या देता हूँ 2 - 5 आपके पास आ गया -3। अब मिसाल है जो x3 है वो आपके पास -3 आ गया। अब -3 है पिछली टर्म, अब देखें मैं इसको बल्कि साफ पेज पर दोबारा करता हूँ, ठहरे ज़रा। देखिए मैंने एक सीक्वेंस लिया x1, ठीक है, x1 आपके पास मैंने मिसाल क्या कहा था 2 कहा था, x2 मैंने क्या कहा था 5 कहा था, और मैंने ये कहा था कि xn+2 क्या है, वो आपके पास प्रीवियस टर्म्स यानी कि जो पहली टर्म है यानी xn+2 से जो प्रीवियस टर्म है वो कौन सी होगी xn+1, और इससे प्रीवियस टर्म कौन सी होगी xn। ठीक है, तो ये आपके पास एक आपने सीक्वेंस डिफाइन कर लिया कि ये जो सीक्वेंस है ये प्रीवियस 2 टर्म्स का डिफरेंस है। ठीक है, अब आपके पास xn+2 क्या है, यानी कि अब अगर आप लोग इधर n=1 पुट करते हो तो आपके पास क्या बनेगा x3 = x2 - x1, वो आपके पास 5 - 2 आपके पास 3 बन जाएगा, यानी x3 आपके पास 3 आ गया। अब आपके पास, अब मैं यहाँ पे पहली 3 टर्म्स लिखता हूँ सीक्वेंस की 2 5 3। अब अगली टर्म कौन सी आएगी, आप n=2 पुट करते हो तो आपके पास इस फार्मूले में जब 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा x4। ठीक है, यहाँ पे 2 + 1 3 - x2। अब x4 जो फोर्थ टर्म है वो कौन सी बनेगी, x3 थर्ड वाली टर्म कौन सी थी 3, सेकंड टर्म कौन सी है 5, तो क्या आंसर आएगा -2। तो जो x4 है वो -2 है। अब यहाँ तक सीक्वेंस क्या बनेगा, पहली टर्म थी 2, फिर 5, फिर 3, फिर -2। इसी तरह आप इसी पैटर्न पे चलते चले जाएंगे, आपके पास एक इन्फिनिटी सीक्वेंस बन जाएगा। अब ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह फेबोनाची सीक्वेंस होता है, वो यही चीज़ होती है, वो यहाँ पे सामने लेता है कि हर आने वाला जो टर्म्स होंगी वो पिछली 2 टर्म्स का सम होगा। इसी तरह आप लोग डिफरेंट डिफाइन करते चले जाते हो। अब देखें आपको इनिशियली चीज़ें गिवन है, इनिशियली चीज़ें गिवन है, उनसे आपने आगे एक सीक्वेंस कोई एक स्टेटमेंट बना के आगे एक उस स्टेटमेंट की बेस पर प्रीवियस डाटा लेकर एनालिसिस करके आपने एक नया सीक्वेंस बना लिया। इस प्रोसेस को आप इंडक्टिव मेथड कहते हो। अब इसको रिकर्सिवली डिफाइन क्या क्यों कहते हैं? अब अगर आप रिकर्सिवली के वर्ड पर गौर करें ना, तो जो रिकर्सिव का मतलब होता है रिपीटिशन, चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब इंडक्शन में रिपीटिशन कैसे होती है आप इसको समझिए। देखें अगर मैं इस सीक्वेंस को लूँ, इस सीक्वेंस को लूँ, अब इस स्टेप में क्या हुआ था, n=1 के लिए क्या हुआ था, आपने प्रीवियस 2 टर्म्स का डिफरेंस लिया था, वो टर्म्स जो भी थी, काम आपने क्या किया था, आपने डिफरेंस लिया था। अगले स्टेप में आपने क्या किया, आपने फिर 2 टर्म्स प्रीवियस 2 टर्म्स का सीक्वेंस लिया। बेशक प्रीवियस 2 टर्म्स बदल गई हैं, लेकिन काम असल वर्ब आप क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो, आपने डिफरेंस लिया है प्रीवियस 2 टर्म्स का। इसी तरह आगे प्रीवियस, इसका मतलब हर स्टेप पे आप क्या कर रहे हो, जो काम आपने करना है वही बार बार रिपीट कर रहे हो, वही काम बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से हम इंडक्टिव मेथड को रिकर्सिव मेथड भी बोल दिया करते हैं कभी कभी। ठीक है, वो क्योंकि आप क्या कर रहे होते हो, हर स्टेप पे आप क्या कर रहे होते हो, वही पिछला काम बार बार रिपीट कर रहे होते हो। जब वो पिछला काम बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास वो क्या आ गई, रिकर्सिवली डिफाइंड भी हो जाएगा फार्मूला। ठीक हो गया। अब ये इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने इधर दी हुई हैं, वो आप लोग देख लें कि मैंने x1 लिया, 2 x1 2 ले लिया, उससे आगे आने वाली टर्म्स की किस तरह बन रही हैं कि आप पहले इसका स्केयर करोगे और उसमें 1 को ऐड कर दोगे, यानी कि हर प्रीवियस टर्म में का स्केयर लेके 1 को ऐड करते चले जाओगे, तो जैसे जैसे वो टर्म्स आपके पास इस सीक्वेंस को बनेंगी वो आ जाएगा। इसी तरह ये वाला सीक्वेंस है कि आप प्रीवियस 2 टर्म्स का डिफरेंस लेके 5 को ऐड कर दो, ये आप एक सीक्वेंस बना रहे हो। फेबोनाची सीक्वेंस है कि प्रीवियस 2 टर्म्स का सम करके नया सीक्वेंस बना रहे हो। और इस तरह आप लोग काफ़ी सारे इंडक्टिव मेथड फार्मूलाज बना सकते हो। आप यूँ भी कर सकते हो कि प्रीवियस 2 टर्म्स के डिवीजन से आ रही है, प्रीवियस 2 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से अगली टर्म आ रही है, जो भी आप जिस तरह भी आप मतलब मल्टीप्लाई करके जिस तरह भी आप रिकर्सिव डेफिनेशन बना लो, वो आप लोगों की मर्जी है। रिकर्सिव मैं फिर बता दूं इस वजह से कहा है कि आप जब भी टर्म निकालते हो, आप काम हर टर्म निकालने के लिए एक ही कर रहे होते हो। आपने इसमें x3 निकालने के लिए 2 प्रीवियस 2 का डिफरेंस लिया, x4 निकालने के लिए फिर प्रीवियस 2 का टर्म यानी का सीक्वेंस डिफरेंस लिया, इस वजह से इसको रिकर्सिवली डिफाइन कह दिया जाता है।
अब ये इसका मतलब ये इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये वाली मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि लेंथी लेक्चर ज़्यादा ना हो। सही हो गया। तो हम लोग अब आने वाले लेक्चर्स में अब इंशाल्लाह इसी तरह डिटेल में चीज़ें करेंगे ताकि आप लोगों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब आगे, अब हमने टाइप के लिहाज से तो उसकी मतलब हमने अब लास्ट टाइम क्या किया है, अभी हमने लास्ट टाइम टाइप ऑफ फार्मूला की बेस पर पहला एक्सप्लिसिट टाइप है, फिर इंडक्टिव टाइप है, ठीक है। अब नेचर ऑफ द सीक्वेंस कि सीक्वेंस की नेचर कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगा, उसकी हर टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी होगी, छोटी होगी, इक्वल है, कभी बढ़ रही है, कभी छोटी हो रही है, या क्या उसकी नेचर है, किस तरह का उसका बिहेवियर है, उसकी बिहेवियर पे जो उसकी टाइप्स बनती हैं, अब वो हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, सही हो गया। अब पहले आ जाता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसा होगा, अगर हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करें तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जो बढ़ रहा है, मतलब वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है, वो इंक्रीजिंग में आ जाता है। सही है। अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, अब सीक्वेंस में तो हम टर्म्स की बात करते हैं, अब हमने टर्म्स बढ़ानी है, इसका मतलब आप क्या करोगे कि हर प्रीवियस टर्म, ठीक है, अब हर में भी आप यहाँ पे कंडीशन को यूज़ करोगे, ठीक है, फॉर ऑल फॉर सम की बात करोगे, ठीक है। अब फॉर ऑल फॉर सम की बात की क्यों करेंगे, देखें, अगर आप यूँ कहते हो, आप एक सीक्वेंस लिखते हो, आप मैंने मिसाल में दो सीक्वेंस लिखता हूँ, मैं एक ए एन सीक्वेंस लेता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ 1 2 3 4 5 -5 -6 -7 अप टू सॉन, इस तरह चलता चला जा रहा है। एक सीक्वेंस है बी एन, वो आपके पास है 1 2 3 5 7 9 अप टू सॉन, यूँ चलता जा रहा है। अब इनमें से इंक्रीजिंग कौन सा होगा, इंक्रीजिंग कौन सा होगा, नीचे वाला, क्योंकि क्या हो रहा है कि हर आगे आने वाली टर्म, हर वर्ड पे गौर कीजिएगा, फॉर ऑल की कंडीशन है कि हर आगे आने वाली टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी है, तभी आप वैल्यूज़ बढ़ाओगे। अगर इसकी बात करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ मैं छोटा सा बनाता हूँ, पहले तो वो 5 तक इंक्रीज करेगा, फिर सडन गिर जाएगा, ठीक है, फिर यूँ गिरता ही चला जा रहा है। सही है ना, जिस तरह कहते हैं ना कि ज़्यादा फूलता है ना बंदा तो ज़मीन पे बड़ी ज़ोर के गिरता है। सही है। तो मैथमेटिक्स किस कहीं ना कहीं जाके हमें ज़िंदगी के रूल्स भी सिखा रही होती है, अगर गौर करें तो बहुत जो है मतलब यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के साथ हमें ज़िंदगी का असूल सिखा रही होती है मैथमेटिक्स। तो आप उसको भी उस एंगल से भी देख सकते हैं। चलिए, बहरहाल हम अपने काम की तरफ आते हैं कि हमने अब इसको मैथमेटिकली हम लोगों ने डिफाइन करना है। अच्छा, मैं सॉरी वो एग्जाम्पल से निकल गया। अब ये इसका मतलब ये इंक्रीजिंग तो नहीं है, अब ये तो फिर आगे डिक्रीज हो रहा है, हो सकता है कहीं पे जाके फिर वैल्यू बढ़े, फिर इस तरह हो जाए, ठीक है। अब ये इस तरह ऑसिलेटिंग सीक्वेंसेस ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी अब इंक्रीजिंग पे रहें। तो फॉर ऑल की कंडीशन ज़रूरी है कि हर आगे आने वाली टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी होनी चाहिए, तब वो इंक्रीजिंग के ज़ुमरे में आएगा। अदरवाइज वो कभी इंक्रीज होगा कुछ हिस्से में, कुछ हिस्से में डिक्रीज कर जाएगा, कुछ हिस्से में फिर बराबर कांस्टेंट चलने लग जाएगा, तो वो कोई बात नहीं होगी, उसका कोई दीन ईमान नहीं होगा। तो इस वजह से हमने बात एक ही करनी है, ठीक है। हाँ, इक्वालिटी का आ सकता है, यानी कि यूँ कहा किया जा सकता है कि आप क्या करो, आप जिस तरह मिसाल है कुछ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, ये सीढ़ियाँ आप चढ़ते जा रहे हो, थक गए, आप थोड़ी सी रेस्ट की टाइम तो चल रहा है, तो उसकी कांस्टेंट यहाँ पे चलती चली जा रही है ऐसे कांस्टेंट, फिर आप थक गए, थोड़ा सी रेस्ट की, फिर आप ऊपर जा रहे हो, फिर थक गए, फिर थोड़ी सी रेस्ट की। अब ये बेसिकली जिस तरह भी स्लोली ही सही हो तो इंक्रीज रहा है, डिक्रीज तो नहीं हो रहा। तो इस केस में आप लोग यहाँ पे इक्वालिटी का साइन ले सकते हो कि हो सकता है कोई टर्म्स आपस में इक्वल हो जाए, जिस तरह 1 2 2 2 5 7 7 7 इस तरह करके टर्म्स आ रही हैं, बढ़ तो रही हैं ना, कांस्टेंट बेसिक कहीं पे आ जाती हैं, कहीं पे स्टे कर लेती हैं, लेकिन बढ़ तो रही हैं। तो इस वजह से आप लोग क्या करोगे, यहाँ इक्वालिटी का साइन डाल दोगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस में। इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं कि फ्लो के साथ चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं। सही है। तो अब यहाँ पे इक्वल के साथ आप क्या करोगे, आप यूँ कह दोगे कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस के फॉर ऑल एन, यानी हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास दो टर्म्स बनेगी, दो कंसेक्टिव टर्म्स बनेंगी, उनके दरमियान ये रिलेशन ये होगा कि जो छोटी टर्म, जो प्रीवियस टर्म है, वो आपके पास आगे आने वाले टर्म से छोटी हो जाएगी। इसी तरह मैंने वर्ड में लिखा हुआ कि द सक्सीडिंग टर्म, यानी आगे आने वाली टर्म इज़ ग्रेटर और इक्वल टू प्रीसीडिंग टर्म, के इधर एवरी का वर्ड यूज़ कर लें ताकि आपको फॉर ऑल वाली कंडीशन की फील आ जाए। एवरी सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू एवरी प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। अब जिस तरह एन क्यूब है, ये भी इंक्रीजिंग है, एन की पावर एन, ये आप लोग खुद देखेंगे। सही है। इसी तरह ये वाला सीक्वेंस आप देखिए, इसमें बराबर भी आ तो रही हैं लेकिन बढ़ रही हैं वक्त के साथ साथ, तो इस वजह से आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह अब काउंटर एग्जांपल्स क्या होंगी कि 1/n, अब 1/n क्या है आपके पास,
काउंटर एग्जाम्पल यानी कि जो इंक्रीजिंग नहीं है। अभी डिक्रीजिंग की मैं बात नहीं करूँगा, डिक्रीजिंग का वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं है। तो इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग नहीं होने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आगे आने वाली टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी हो गई है, या सारी छोटी होती चली जा रही हैं, या कुछ टर्म्स थी कि कुछ ने तो अपने रोब बनाया, उसके बाद फिर उनका रोब ख़त्म हुआ तो आगे आने वाली टर्म्स उनसे मज़ीद छोटी हो गई, फिर मज़ीद छोटी होगी, फिर कहीं पे बढ़ेगी, फिर छोटी होगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाले सीक्वेंस आ गए। अभी सीक्वेंस को अगर ओपन करके लिखें तो इसकी टर्म्स छोटी होती जा रही होती है, क्योंकि आप एन को बढ़ाएंगे, नीचे वाली टर्म जब भी जितनी बढ़ेगी ओवरऑल आंसर नहीं उतना छोटा हो जाना है। तो वन वन बड़ा है, फिर 1/2 उससे छोटा है, फिर 1/3 उससे छोटा है, या अप टू सो ऑन। अब देखें तो यहाँ को कोई इंक्रीज़ वाला फील नहीं आ रहा, आगे आने वाली टर्म जो भी हैं वो आपके पास छोटी होती चली रही, बड़ी नहीं हो रही, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को आप लोग इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं कहेंगे। इसी तरह ये सीक्वेंस है, कभी +1 आ जाएगा यहाँ पे कभी यहाँ पे पहले -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, फिर +1 है। इसका कोई दीन ईमान ही नहीं है, कभी बड़ा हो रहा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा, वो ऑसिलेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वालिटी वाली कंडीशन नहीं आएगी, यानी जो आप इक्वल आ रहे हैं 1 2 2 फिर 3 3 3 फिर 4 4, ये सारे डिस्टिंक्ट आ जाएंगे 1 2 3, ठीक है। n स्क्वायर है, n की पावर n है, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जितने भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस होते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस, क्योंकि उनके अंदर कॉमन डिफरेंस लिया जाता है, और कॉमन डिफरेंस पॉसिबल ही तब होता है जब आपके पास इक्वालिटी के साइन ना हो, यानी इक्वल ना हो। कहीं पे अगर इक्वल हो जाते हैं, जिस तरह आपके पास एक सीक्वेंस होगा 1 2 3 4, आप इसका कॉमन डिफरेंस लेते हो, ठीक है, सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आप कॉमन रेशियो की बात करते हो, ठीक है। ये भी आप एक टाइप में ले सकते हो, हार्मोनिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और फिर से स्पेसिफिक हो जाता है, और ठीक है। आप 1 है 1 2 की पावर, यानी 2 हो गया, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। अब देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनने के साथ इसकी कॉमन रेशियो क्या होगी, 2 का स्क्वायर बाय 2, आंसर 1, फिर 2 2 का क्यूब बाय 2, फिर 2, तो कॉमन रेशियो 2 आ रही है, यानी हर एक में 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो आंसर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे बराबर हो जाता, मैं मिसाल देता हूँ, बराबर हो जाता, यहाँ पे जाके कहीं पे 2 की पावर 4 फिर आ जाता, फिर 2 की पावर 4 आ जाता, जब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालोगे वो तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। 2 की पावर 4 बाय 2 की पावर 4 यानी कि 16/16, आंसर में तो 1 आ जाना है। तो इसका मतलब कि कहीं पे जाके इधर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन रेशियो, सॉरी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में आप कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो की बात करेंगे, और जो हार्मोनिक सीक्वेंस होता है उसमें आप कॉमन, सॉरी, जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है उसमें आप कॉमन रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग टाइप सेंटर की बुक में जाके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये बराबर हो गया, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो तो 2 थी, अब यहाँ पे कॉमन रेशियो 1 आ गई है, ये तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही ना रहा। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं कि हर दो टर्म के दरमियान कॉमन रेशियो, कॉमन का लफ्ज़ ही तब यूज़ किया जाता है कि हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो सेम है, इस वजह से उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहा जाता है। जिस वजह से ये भी कहा जाता है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हर आगे आने वाली टर्म किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ, यानी किसी सेम नंबर के साथ हर टर्म को आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो आपके पास अगली टर्म बनती चली जाएगी। जिस तरह आपने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई किया, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई, इस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से कॉमन रेशियो वाली कंडीशन बनती नहीं है, तो वो वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो जितने भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेज हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेज होते हैं। इसी तरह आप कोई भी इस तरह का जिसमें इक्वालिटी वाला साइन ले रहे हो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग तो होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। इसी तरह -1 की पावर 1 है, ठीक है जी। इसी तरह कुछ इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। इवेंचुअली के मतलब पहले तो उसका गड़बड़ चल रही थी, लेकिन अचानक किसी पॉइंट पर जाके वो फिर इंक्रीज करना शुरू कर गया। जिस तरह कि अब यहाँ पे पहले इसको समझ लें कि xn+1, ये इंक्रीजिंग की यही कंडीशन है ना कि प्रीवियस टर्म आगे आने वाली टर्म से क्या होगी। देखें ना, n = 1 और n+1, n+1 का मतलब है आगे आने वाली टर्म, क्योंकि n+1 बड़ा है n से, तो इसका मतलब n+1 बड़ा है तो वो आगे आएगा, ठीक है। बड़ा है तो आगे आएगा, तो इसका मतलब कि आगे आने वाली टर्म के लिए आपके पास ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, और ये कुछ पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के बाद हो रही है। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ आपको, कभी पहले 1 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/4 हुआ, फिर 1/3 हुआ, ठीक है, 1/2 हुआ, फिर आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये एक सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है। अब देखा जाए तो 1 2 3 इस टर्म के बाद सीक्वेंस इंक्रीज करना शुरू कर गया, सही है। तो इसका मतलब कि आपके पास n = जो थर्ड टर्म पे नंबर था
उसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं वो आपके पास करेगी इंक्रीज। तो इसका मतलब जो ग्रेटर और इक्वल n1 है इस केस के अंदर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सीक्वेंस मिसाल है मैं इसको अगर an सीक्वेंस कहता हूँ, an इज लेस देन और इक्वल टू an प्लस 1 फॉर ऑल क्या है, n किन से, 3 या 3 से बड़ों के लिए, यानी थर्ड नंबर पे है, उससे जो बड़े नंबर्स हैं उनसे आगे आने वाले नंबर्स हैं, उससे जो आगे आने वाले नंबर हैं वो सारे उससे बड़े हैं। तो इसका मतलब आपके पास ये वाली कंडीशन इंक्रीजिंग में इवेंचुअली वाली में, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली इवेंचुअली के इक्वालिटी का साइन नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ही उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसकी डिटेल में दोबारा नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने चीज़ें पहले ही बहुत ज़्यादा बेसिक्स में चला गया हूँ, तो ये उसी से रिलेट करके आप लोग कर सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि साथ साथ आप लोगों के नोट्स भी बनते चले जाएं। अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, बिल्कुल उसके उलट कि हर आगे आने वाली टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी होती चली जा रही है। जैसे कि 1/n, 1/n क्या होगा, पहले 1 था, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है, हर आगे आने वाली टर्म। और इसमें भी फॉर ऑल वाली कंडीशन का जहन में रखना है, जैसे मैंने इंक्रीजिंग का बताया है कि इंक्रीजिंग में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर मिसाल है आपके पास 1/2 आ गया, फिर 1/3 आ गया, फिर 2 आ गया, इस तरह करके सीक्वेंस नहीं होगा। यानी कोई दीन ईमान ना हो जिसका, वो मुनाफकत नहीं करनी, सही है ना। तो एक नेचर रखनी है अपनी, जो आपकी नेचर है अच्छी नेचर रखें, ठीक है, दूसरों को भला करें, सही है। तो एक नेचर रखें। अब एक नेचर रखोगे वो चाहे डिक्रीजिंग की तरफ है चाहे वो इंक्रीजिंग की तरफ है, सही है। तो उस वजह से उसको डिक्रीजिंग फॉर ऑल वाली कंडीशन बात आ जाती है, फॉर सम वाली कंडीशन इसमें होती नहीं है। अब इसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा, आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वालिटी वाली साइन ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह इवेंचुअली आपके पास इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है कि आपके पास कोई टर्म थी जिसके बाद, जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह इधर दिया हुआ है, हम ले लेते हैं an कोई सीक्वेंस लेते हैं, वो आपके पास क्या होगा, पहले तो वो इंक्रीज़ करा था, मिसाल है 1 2 3, फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया 2 -2 -1 0, इस तरह डिक्रीज होता चला जा रहा है, सही है। सॉरी 0 नहीं आएगा, -3 अप टू 1। अब अगर देखा जाए तो अब आपके पास क्या होगा, अब आप वो जो n है, ये जो n1 है, इसके अंदर ये कौन से नेचुरल नंबर फाइंड करोगे। अब ये वो नेचुरल नंबर होगा 1 2 3, क्योंकि देखो ये इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ हो गया, फिर -2, फिर डिक्रीज़ हुआ, अब -1 तो बड़ा है -2 से, ठीक है, फिर इंक्रीज़। लेकिन -1 के बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे मज़ीद छोटे होते चले जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, an इज़ लेस देन, सॉरी an इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1, कि हर आगे आने वाली टर्म प्रीवियस टर्म से छोटी है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे आया था, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे एक इक्वालिटी का ये आप ज़हन में रख लें कि अगर आप मिसाल इक्वालिटी यहाँ पे नहीं लगाते तो उसमें इश्यूज़ क्या आएंगे। देखें, इक्वालिटी अगर आप नहीं लगा रहे, चाहे इंक्रीजिंग की बात है चाहे डिक्रीजिंग की बात है, कि आप उस 6 वाली नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे, यानी आप ये कहना चाह रहे हो, अब मिसाल इधर 6 वाली नंबर को मैं इंक्लूड नहीं करता, मैं इसको ग्रेटर देन जस्ट कह देता हूँ, इक्वल टू नहीं कह देता, तो मैं ये कहता हूँ, मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 6 से आगे आने वाली, 6 से आगे मतलब इंक्लूड 6 को नहीं कर रहा। अब नेचुरल नंबर तो बाद है, जाहिर सी बात है, 6 से आगे आने वाला नेचुरल नंबर तो 7 है, मतलब 7th नंबर से आप शुरू कर रहे हो, 6 को इग्नोर कर रहे हो। हालांकि बात ये है कि छठे नंबर के बाद शुरू हुआ था, सही है। या तो आप इसको यूं कर दो n ग्रेटर देन इक्वल टू 6, या कर दो n ग्रेटर देन 5, के 5 से आगे आने वाले, दोनों में से एक बात ट्रू है। अमूमन इक्वालिटी वाली कंडीशन को ज़्यादा लिया जाता है तो आप इक्वालिटी ले लें, वरना इक्वालिटी ना लें तो आपने उस टर्म को इंक्लूड करना है जिसकी वजह से आगे चेंज आया, ठीक है। आपने उसको एक्नॉलेज करना है जिसकी वजह से चेंज आएगा। इसका मतलब अब -1 के बाद चेंज आ रहा है तो -1 को तो इंक्लूड करेंगे ना, क्योंकि यही एक ऐसा एलिमेंट था जिसके बाद आगे डिक्रीजिंग शुरू हो गई है। तो इस वजह से आप 6 को इंक्लूड कर लें। अगर 6 को इंक्लूड वाली कंडीशन नहीं लगानी तो फिर उससे छोटा नंबर लें जिसमें 6 इंक्लूड हो रहा हो, सही है। तो यही आप इंक्रीजिंग में भी कर सकते हो, सही है। तो अब ये इवेंचुअली डिक्रीजिंग है, इवेंचुअली डिक्रीजिंग सिमिलर केस वही बन जाएगा स्ट्रिक्टली वाला कि इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, इधर मैंने दी हुई है। तो ये था जी आज के लिए इतना ही, बल्कि चलें एक और कर लेते हैं हम,
कांस्टेंट सीक्वेंस और इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस कौन से होंगे? जिसमें एक ही टर्म इन्फिनिटली टाइम रिपीट हो रही होती है, जिस तरह x इज इक्वल टू 2 है, यानी हर आगे आने वाली टर्म प्रीवियस टर्म्स के इक्वल हो जाएगी। सही हो गया ना? तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 2 2 2 2 1 1 1 1 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं? कांस्टेंट सीक्वेंसेस हैं। सब सीक्वेंस अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में सब सीक्वेंस की प्रॉपर डेफिनेशन को करेंगे, सब कुछ वो प्रॉपर करेंगे। तो आप वैसे अभी याद रख लो कि जिस तरह सबसेट का कंसेप्ट होता है कि एक सीक्वेंस है, उसके अंदर से कुछ टर्म्स उसी तरतीब से उठानी है। ठीक है, बाकी मैं अब उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा क्योंकि मैं जब सब सीक्वेंस के टॉपिक करवाऊंगा, उसके थ्योरम्स करवाऊंगा, वो उसी के साथ ही डेफिनेशन करवाऊंगा, तो ताकि आप लोगों को ताज़ा ताज़ा डेफिनेशन होगी तो आप चीज़ें आसानी से गेन कर सकेंगे। तो अभी इसको फिलहाल रहने दें। सही है, स्क्रीनशॉट लेना तो वो अपनी मर्ज़ी है आपकी, ले लें। सही है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको नहीं करवा रहा सब सीक्वेंस को। इसके बाद आ जाता है इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस कौन से होंगे कि जो कुछ टर्म्स के बाद, जिस तरह इवेंचुअली इंक्रीजिंग किया, इवेंचुअली डिक्रीजिंग किया, इसी तरह कुछ किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के बाद कांस्टेंट होना शुरू हो गया, जिस तरह 1 2 3 3 3 3 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब कि n इज इक्वल टू 2, यानी n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, इसके बाद वाली यानी 2 और 2 के बाद वाली टर्म्स इवेंचुअली कांस्टेंट हो गए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती ये की है, आप लोगों ने अगर नोट की हो, इधर इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा क्योंकि थर्ड टर्म के बाद जो है आपके पास क्या है, सीक्वेंस कांस्टेंट हुआ है। तो इसका मतलब या तो आप इसको लिखोगे n ग्रेटर दैन 2 या लिखोगे n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। सही है, तो इसी तरह डिक्रीजिंग वाली कर लेते हैं। मिसाल है 1/2 था, 1/4 है, फिर 1/4 है, फिर 1/4 अप टू सो ऑन चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे अब n इज इक्वल टू n ग्रेटर दैन इक्वल टू यानी कि 2 के बाद कांस्टेंट हुआ है, तो या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर लो या n ग्रेटर देन 1 कर लो, एक ही बात है। इक्वालिटी वाला ज़रा कंडीशन ज़्यादा वो बुक्स में लिखी होती तो आप लोग वो लेके चल लीजिए। तो ये था जी आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह बाउंडेड सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कुछ बेसिक्स बाउंडेड सीक्वेंस करेंगे। और बाउंडेड सीक्वेंस के बाद एक बर्नौली इनइक्वालिटी का लेक्चर है, वो मैंने रिकॉर्ड पहले किया हुआ है। ठीक है, वो एक और मैं ऑनलाइन सेशन पढ़ा रहा था, लेक्चर 2-3 डिलीवर किया था, छुट्टियों की वजह से मजबूरी थी तो करने थे, तो उसमें वो मैंने किया है, वो मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो वो बर्नौली इनइक्वालिटी आप वहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे बाउंडेड सीक्वेंस का, और उसके बाद बर्नौली इनइक्वालिटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसी में मैंने सारा कुछ वो बर्नौली इनइक्वालिटी के लेक्चर में मैंने वो करवाया, वो कैसे फाइंड करना है, किस तरह करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ उसमें मैंने करवा दिया है। बस सिर्फ एक बाउंडेड सीक्वेंस रह गया, बर्नौली वाला वो ऐड हो जाएगा आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में। सही है, इसके बाद कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस और आगे इस तरह हम लोग तरतीब से चलते चल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपने टाइम निकाला मेरे लेक्चर सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।